स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। तो उत्तराखंड डीएलएड के लिए हम लोग जनरल स्टडी के अंतर्गत इतिहास विषय को कवर कर रहे हैं। अभी तक एक क्लास हमारे द्वारा करवाया गया है और टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास रन है, जैसे कि उसमें 2 क्लासेस हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लासेस मिल जाएंगे आपको। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। आज हम इस टॉपिक में हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इसे आप सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जिसे आयोग हमेशा यहाँ से एक सवाल बनाता है, यानी आपका आयोग आपका तो पेपर जो कराता है वो बोर्ड कराता है। ये क्लासेस न सिर्फ आपके लिए डीएलएड के लिए फ़ायदेमंद होगा, आगे एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल ही जा रहा हूँ। जो मार्केट से आप लोगों ने अरिहंत की किताब या जो भी आप लोगों ने परचेज़ की है उसमें कंटेंट काफ़ी कम दिया गया है, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन है जीएस का, 50 नंबर बहुत होता है। तो हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जो सुव्यवस्थित थी, जहाँ पे जो औजार थे वो तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजार थे। लेखन कला का अद्भुत नॉलेज था और जो नगर थे यानी जो शहर थे उसे इस तरीके से बसाया गया था, अपने आप पे एक अद्भुत था वो शहर। इसीलिए इस पूरी प्राचीन सभ्यता या फिर इस पूरे एशिया में या विश्व स्तर पे सबसे पहली सभ्यता जिसे मानी गई है वो है सिंधु सभ्यता। इससे पहले इतिहासकारों ने वैदिक सभ्यता को भी माना था, लेकिन पहले हम नगरीय सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले ये हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, इस पे चर्चा करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता का क्या हुआ, विकास हुआ। इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता से भी जाना जाता है, या सैंधव सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी। अब सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो अधिकतर स्थल थे प्राचीन काल के वो सिंधु नदी के आसपास खोजे गए। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता का प्रथम खोज या खोजा गया जो स्थल था वो था हड़प्पा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और रावी नदी के तट पर स्थित है। तो अपने आप पे महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हड़प्पा जो स्थल खोजा गया ये किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर। अब अगर इसके बाद जब समय बीतता गया, प्रारंभिक स्थलों की खोज की श्रेणी में जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कोट दीजी, आलममुराद, कालीबंगा, लोथल, ये ऐसे स्थल हैं जो प्रारंभिक स्थल समय में खोजे गए। बाद में इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर भी मिले, जो सिंधु नदी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से भी बाहर मिले, जैसे सरस्वती घाटी में मिला, यमुना घाटी में भी इस हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, गोदावरी घाटी में भी मिला। इसके बाद जब आगे चलते रहा तो नाम पे विभेद हो गया कि इस सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या रखा जाए। सरस्वती घाटी सभ्यता रखा जाए, यमुना घाटी सभ्यता रखा जाए, या गोदावरी नदी घाटी सभ्यता रखा जाए, क्योंकि यह नाम उपयुक्त नहीं माना जा रहा था, क्योंकि इसके पीछे एक भौगोलिक क्षेत्र को इंगित कर रहा था। ये क्षेत्र जैसे गोदावरी घाटी किया जाए, यमुना घाटी किया जाए। अब जो खोजकर्ता थे उन्होंने सोचा कि
इस सभ्यता के प्रथम खोजे गए जो स्थल के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया, बाद में हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है, क्योंकि यह इतिहास की परंपरा का पालन करता है। यहां से यह नाम इस सभ्यता का उपयुक्त नाम है, क्योंकि यह किसी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता है। अगर हम सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार की बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में एक तो भारत देश हो गया, एक पाकिस्तान हो गया और एक अफगानिस्तान देश हो गया। इन 3 देशों में ये सिंधु सभ्यता फैला हुआ है। तो कितने देशों में सिंधु सभ्यता का फैलाव था? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसे आप याद करेंगे अच्छे से। साफ साफ पूछा जा चुका है सवाल कि सिंधु सभ्यता के विस्तार का किन किन देशों में इसका फैलाव था। जो सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल खोजे गए वो भारत से प्राप्त हुए, यानी सिंधु सभ्यता के जो सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए उसमें ज़्यादातर भारत देश के अंतर्गत ही खोजे गए। अगर इस सभ्यता की हम विस्तार की बात करें, इस विस्तार को ध्यान से आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में, ठीक है, ये आप अगर मैं इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ध्यान से सुनेंगे। पश्चिमी विस्तार यहाँ पे ये इस वाले रीजन में पश्चिम में सुतकांगेडोर, पश्चिम में सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से लेकर पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो जगह पड़ता है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जगह है आलमगीरपुर। तो ये पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र हो गया और मेरठ जिले का क्षेत्र हो गया। इन दोनों की जो टोटल लंबाई है, ये दोनों स्थल पूरब पश्चिम 1600 किलोमीटर की दूरी है। ये पूछ भी देता है आयोग कई बार। अगर हम उत्तर की बात करें, ठीक है, विस्तार की सिंधु सभ्यता की, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक जगह मांडा। यहाँ से लेकर अगर आप दक्षिण में जाएंगे ना, दक्षिण में महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है दाइमाबाद। उत्तर में कश्मीर का मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र में दाइमाबाद तक लगभग 1400 किलोमीटर क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र की लंबाई है उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर हम सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, जो ये पूरा ये चारों क्षेत्र को अगर हम इस तरीके से त्रिभुजाकार बनता है ये ट्रायंगल, ठीक है, सिंधु सभ्यता की जो आकार बताई गई है वो कैसी बताई गई है, वो बताई गई है त्रिभुजाकार। तो ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर हम भारत की बात करें, खास करके पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत, खास करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, फिर नीचे पे जाएंगे तो पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सभ्यता का विस्तार भारत में है मुख्यतः। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पश्चिमी पंजाब हो गया, पूर्वी पंजाब भारत में, सिंध वाला स्थान हो गया और बलूचिस्तान वाला प्रांत हो गया, और ख़ास करके एक और देश है अफगानिस्तान में हुआ था, ये इसका विस्तार है। ठीक है, क्योंकि 3 देशों में फैला था ना सिंधु सभ्यता, याद रखेंगे। हाँ, अगर सर्वाधिक पुरा स्थल की बात करें कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए वो किस नदी घाटी के आसपास खोजे गए,
तो सरस्वती नदी घाटी पहले जम्मू कश्मीर वाले रीजनों में बहती थी, अब विलुप्त हो चुकी है। किसी एक प्रांत में यानी किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें, राज्य की बात करें, सर्वाधिक जो स्थल खोजे गए वो गुजरात राज्य में, और इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की भौगोलिक स्थिति चार्ट में। देखिए अब यहाँ पे ना प्रमुख 7 स्थल है जो आप लोगों को याद रखने हैं, महत्वपूर्ण स्थल जिसे हमारे खोजकर्ताओं ने खोजा है। यहाँ से सवाल पूछ देता है आयोग। अब क्या सवाल पूछते हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और ये पाई चार्ट आप लोगों को ऐसे बनाना है, और हो सके तो इसे लिख भी लीजिएगा, ठीक है, बाद में। अब स्थल जो है ये पॉइंट नंबर 1, फिर उसके बाद देश या प्रांत, फिर जिला दिया गया है, नदी, खोजकर्ता या और खोज वर्ष, और मिली वस्तुएं। यहाँ पे जो मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा, सभी स्थलों के जो खोज करता है और खोज वर्ष इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे 2 या 3 ही ऐसे स्थल है जिनकी नदी आपको याद रखनी है, वर्ष याद रखनी है, खोजकर्ता याद रखने हैं, और मिली वस्तुएं तो लगभग सभी स्थलों के याद रखने के, किन किन स्थलों से कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं हमारे पुराविदों को मिला है, ठीक है। अब सबसे पहले जो स्थल है वो है हड़प्पा स्थल। अगर हम वर्तमान की बात करें, जो हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है ये पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब, मोंटगोमरी जिले शाहीवाला में स्थित स्थल था, ठीक है। अब हम अगर नदी की बात करें तो रावी नदी, ठीक है, यह स्थल किस नदी के तट पर, तो रावी नदी याद रखेंगे आप। अब खोज का वर्ष याद रखना है, 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। अब खोजकर्ता याद रखना है दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। यहाँ पे एक नाम आपको ज़्यादा याद रखना है, दयाराम साहनी जी का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्ष और दयाराम साहनी खोजकर्ता नाम। अब यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली, एक तो आप लोगों को याद रखना है श्रमिक आवास याद रखना है, 18 वृत्ताकार चबूतरे। देखो जो मैं गोल कर रहा हूँ ना उसे ही आपको नोट डाउन करना है, याद उन्हीं को करना है, बाकी तो क्योंकि नोट्स में ज़्यादा ऐड भी किया है मैंने। 16 भट्टियाँ, 4 खंडों में अन्नानागार जहाँ पे अन्न रखने वाला स्थान, सोने का बना हार। देखो एक तो श्रमिक आवास याद रखना है, ठीक है, और 18 वृत्ताकार चबूतरा, एक सोने का हार याद रखना है, ठीक है, गधे का प्रमाण भी मिला है यहाँ से, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है हड़प्पा स्थल के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो स्थल है खोजा गया वो है मोहनजोदड़ो। इस पे इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा आप लोग। मोहनजोदड़ो का अगर अर्थ की बात करें, मृतकों का टीला इस स्थल को कहा गया है, क्योंकि यहाँ से ना बहुत सारे नर कंकाल मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं, इसीलिए इसे मृतकों का टीला कहा गया है। पाकिस्तान के सिंध के लड़काना जिले में यह स्थल स्थित। अगर नदी की बात करें तो सिंधु नदी, और खोज की बात करें वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल की खोज हुई थी। अब खोजकर्ता याद रखना है, फिर से इम्पोर्टेंट बन जाता है खोजकर्ता।
राखलदास बनर्जी। और उत्खनन का कार्य किसने किया? मार्शल द्वारा किया गया। अब यहाँ पे आयोग सवाल में थोड़ा सा चेंजेस कर देता है। देखो, आयोग पूछता है कि मोहनजोदड़ो स्थल का खोज करता कौन इनमें से? राखलदास बनर्जी या फिर मार्शल? उत्खनन का कार्य तो मार्शल द्वारा किया गया उसे, लेकिन खोज जिसने खोजा सबसे पहले वो था राखलदास बनर्जी। अब यहां से क्या क्या मिले हैं? एक मिला है विशाल स्नानागार, स्नान करने वाला जगह, याद रखेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विशाल अन्नानागार, अन्न रखने वाला जगह, इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों। सभा भवन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सभाएं आयोजित होती होगी। पुरोहितों का आवास, जहाँ पे बुद्धिजीवी पंडित लोग रहा करते होंगे, उच्च वर्ग के लोग रहा करते होंगे। और इसके बाद चांदी की अंगूठी, इंपॉर्टेंट है। चांदी की अंगूठी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में किस स्थल से खोजा गया था? कांसे की नृत्यिका की मूर्ति, नृत्य करते हुए एक कांसे की नृत्यिका की मूर्ति मिली है यहाँ से। जिन पे मैं कलर कर रहा हूँ ना, इसे आप लोग याद करेंगे और नोट डाउन करेंगे। एक पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति मिली है नग्न अवस्था में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्थर निर्मित योगी, या फिर आयोग सीधे बना देता है योग की मुद्रा में निर्मित एक मूर्ति का अवशेष या प्रमाण सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मिला है? ठीक है। फिर यहाँ पे है सीप का बना पैमाना, ये उतना कुछ खास नहीं है। अब आगे चलेंगे और चनहुद्रो के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब चनहुद्रो पे क्या याद रखना है आप लोगों को? सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है। यह स्थल है वर्तमान में भारत में है या पाकिस्तान में? आपको सिर्फ याद रखना है पाकिस्तान। बाकी ये जो भी दिए गए हैं ये बहुत कम बार पूछा गया है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि यहाँ से एक ईंट पर कुत्ता एक बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। अब इतिहासकार कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, ठीक है, ईंट पर उनके इसके हिसाब से बताने की कोशिश कर रहे हों। और बाकी सिंधु नदी के तट पर है। 1934 में इस स्थल की खोज N.G. मजुमदार के द्वारा की गई थी। ओके, अब हम नेक्स्ट स्थल पे जाएंगे। उस स्थल का नाम है रोपड़। अब यहाँ से भी आगे कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ एक बात याद रखना है, यह स्थल कहाँ है। अब यहाँ पे ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस स्थल को लेकर के, वो सीधे पाकिस्तान को करके आते हैं। देखो, याद करने का आसान तरीका है रोपड़। पंजाब के जो किसान भाई हैं हमारे, या फिर संपूर्ण भारत के किसान भाई, पर्टिकुलर उन क्षेत्र के किसान भाई अपने आप पे मत लेना, हमेशा रोते रहते हैं। वैसे किसान हमारे हमेशा रोते रहते हैं, कभी बारिश की मार तो कभी सूखे की मार, ठीक है। तो रोपड़ पंजाब, ठीक है, किसान भाई बहुत रोते हैं, तो ऐसे याद रखना ये क्षेत्र पंजाब में है। सतलज नदी याद रखेंगे। उत्खनन का कार्य 1950 में पहली बार तो इस स्थल का प्रमाण मिला। फिर उत्खनन 1953 में बीबी लाल ने तो खोजा और यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ कि यहाँ से कौन कौन से स्थल नहीं सॉरी कौन कौन सी चीज़ें मिली करके। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, यज्ञदत्त शर्मा, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने या दफनाए जाने का प्रमाण मिला है रोपड़ क्षेत्र से। अब बनवाली, नेक्स्ट जो स्थल है बनवाली। अब बनवाली की बात करें अगर, तो यह क्षेत्र है
हरियाणा में। ठीक है, बनवाली जो स्थल खोजा गया ये हरियाणा से खोजा गया था। RS बिष्ट जी के नेतृत्व में 1973 में, और सरस्वती नदी बहती थी, अब तो विलुप्त है। अब यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि जो आप लोगों को याद रखना है, फिर भी बनवाली मतलब कुछ चीज़ें बनाई गई होंगी। खिलौने के रूप में मिट्टी का एक हल का प्रमाण मिला यहाँ से। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, मिट्टी का बना हल, वो भी खिलौने के रूप में। यह जो प्रमाण मिला है ये किस जगह से मिला है, तो बनवाली से मिला है, यानी हरियाणा स्टेट से। ओके, ऐसे याद करना है। हाँ, राखी गढ़ी ये भी हरियाणा से ही है। भारत का सर्वाधिक बड़ा पुरा स्थल, यानी भारत में स्थित सबसे बड़ा यह स्थल है जो खोजा गया था, कालीबंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कालीबंगा, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। ठीक है, अब कालीबंगा पे क्या याद रखना है, कालीबंगा का सबसे पहले आप लोगों को अर्थ याद रखना है। कालीबंगा का जो अर्थ होता है मित्रों, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। अब कालीबंगा जो स्थल है वो स्थल है राजस्थान में, यानी इस स्थल की खोज किस राज्य से हुई, राजस्थान राज्य से हुई। किस नदी पे, घग्गर नदी। आपको ना यहाँ पे एक तो नदी का नाम याद रखना है और स्टेट का नाम याद रखना है, स्टेट का नाम, और किसने इस स्थल को खोजा, अमलानंद घोष। आयोग ने, या आयोग की बात करूँ मैं, यूके SSS की बात करता हूँ, और आयोग की बात यूके PSC आयोग की बात करता हूँ मैं, क्योंकि आपका DLED का जो एग्ज़ाम करा रहा है वो रामनगर बोर्ड कराता है। तो बोर्ड अमलानंद घोष को भी पूछ चुका है, कालीबंगा की खोज किसने की, अमलानंद घोष ने। अब यहाँ से कौन कौन से प्रमाण मिले हैं ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। एक तो हल से जुते हुए खेत के निशान, क्योंकि इतिहासकारों के पास प्रमाण खोजने के लिए यंत्र होते हैं। हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं कालीबंगा से। एक ही खेत से दो फसल उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से। ठीक है, अलंकृत ईंट के प्रमाण, ये इम्पोर्टेंट है। अलंकृत ईंट के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये कालीबंगा से मिला है। मिट्टी का पैमाना कुछ खास नहीं है, अग्निवेदिका, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आता है लोथल। लोथल पे आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे, वेरी इम्पोर्टेंट। सातों जो महत्वपूर्ण स्थल है, 7 महत्वपूर्ण स्थल है, मतलब इन 7 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है लोथल। अभी इन स्थलों पे मैं डिटेल से चर्चा करूंगा, और अभी तो मैं स्थल पे किसने खोजा, कब खोजा, किस जगह पे ये स्थल है, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आगे मैं इन स्थलों को और विस्तारित से खोजने की कोशिश, और विस्तार से खोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखो पढ़ना है तो अच्छे से और डिटेल से पढ़ना है। अभी अच्छा समय है आपके पास, अक्टूबर नवंबर 2 महीने बहुत हो जाते हैं। इतिहास में पढ़ा ही रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड मैथ्स आप लोगों के यहाँ चल ही रहा है, और जल्दी ही आप लोगों का पॉलिटिकल और ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो जाएगा। अब किस बात की डर है, नोट्स मिल ही रहा है, प्रिंट करवा लीजिए, नहीं तो ये 50-60 पेज तो है कुल इसमें प्राचीन इतिहास का। कितने रुपए लगेंगे, 100 रुपये तो लगेंगे लगभग। लोथल, लोथल इम्पोर्टेंट है सारा इसमें जो कंटेंट है लोथल के बारे में। लोथल जो जगह है ये गुजरात राज्य में स्थित जगह है या स्थल है, जहाँ गुजरात से खोजा गया। 1954 में इस स्थल की खोज SR राव के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, SR राव के द्वारा। यहाँ से एक तो क्या मिला है,
अन्नानागार मिला है। अन्नानागार बहुत से जगह से मिले हैं। गुड़िया या मन का बनाने का कारखाना मिले, यानी से यहाँ से इंडस्ट्री के प्रमाण मिले हैं। रंगाई कुंड मिले यहाँ से, ठीक है। डॉक यार्ड यहाँ से मिला है। डॉक यार्ड जहाँ जहाज रखने के जो स्थल होते हैं। हाथी दांत से निर्मित पैमाना, और यहाँ इतना ही याद रखना है आपको, सच कहूँ तो खास करके दो तो बहुत याद रखना, एक तो रंगाई कुंड और एक आपको डॉक यार्ड, और हाथी दांत से निर्मित पैमाना। बाकी गुरिल्ला की मन मूर्तियाँ हैं और पत्थर निर्मित वृत्ताकार चक्की के दो पार्ट में मिले हैं। हाँ, अब धौलावीरा, ये जो स्थल है ये भी गुजरात राज्य से ही मिला है। ये धौलावीरा भी जो स्थल है गुजरात राज्य में ही खोजा गया है। बाकी कुछ याद नहीं है कौन कौन सी नदी, मानहर और मानसर नदी 1967 में जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट जी के नेतृत्व में। आर.एस. बिष्ट ने तो बाद में विस्तृत तरीके से जानकारी बताई। यहाँ से सोने की अंगूठी मिली है एक, और सूचना पट का प्रमाण मिला है, और स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। सबसे बड़ा स्थल है ये, याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और नगर नियोजन की बात करते हैं इंडियन वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत, यानी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। अब हम नगर नियोजन पे चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। विश्व में ऐसी अद्भुत नगर नियोजन सभ्यता की दृष्टि से कहीं नहीं देखी गई। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा बताया इतिहासकारों ने कि किसी संस्था के निर्देशानुसार बनवाए गए होंगे ये जो सिंधु सभ्यता की जो नगर नियोजन थी। इतना अद्भुत नगर नियोजन था। जो यहाँ की रोड थी वो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये इस तरीके की, आप लोगों ने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की। बड़ा अच्छी मतलब बहुत सुंदर मूवी है, मतलब इंटरेस्टिंग मूवी है, आप लोगों को देखना चाहिए। तो सिंधु सभ्यता की जो रोड थी वो सीधी दिशा में एक दूसरे को कहाँ पर काटते, समकोण पर काटती है। इसे आप याद रखेंगे, ये आयोग पूछ चुका है। त्रिभुजाकार में काटती है, समकोण में काटती है करके। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक जो चौड़ी सड़क थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। अगर हम इनकी चौड़ाई की बात करें लगभग 10 मीटर थी, लगाओ चौड़ाई 10 मीटर। इसीलिए पुराविदों ने इस मोहनजोदड़ो की जो रोड है उसे बोला राजपथ, ठीक है। राजपथ सड़क की संज्ञा दी है। इंपॉर्टेंट है, राजपथ या प्रथम सड़क की संज्ञा किसे दी गई है सिंधु सभ्यता में, मोहनजोदड़ो को दी गई है। सामान्यतः अगर हम बात करें मकानों की सिंधु सभ्यता में तो 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन होता था, रसोई घर, स्नानागार, कुएं, और साथ में कुछ बड़े घरों में शौचालय भी बनाए जाते थे। अब जब बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे ना आप लोग, तो स्टेटमेंट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जो मकान थे ये किस डायरेक्शन में बने थे, और मकान के आंगन या मकान में कौन कौन सी चीज़ें सिंधु सभ्यता के अंतर्गत पाई गई। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुल करके गलियों में खुलते थे, यानी रोड की ओर दरवाज़ा नहीं खुलता था, पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। एक ऐसा स्थल है दोस्तों, लोथल, उस लोथल शहर के जो दरवाजे थे, मकानों के जो दरवाजे थे वो
वो सड़कों की ओर खुलते थे। इसीलिए लोथल इम्पोर्टेंट है बोला था मैंने आप लोगों को। सवाल सीधे सीधे बना है कि सिंधु सभ्यता में मकानों या मकान के दरवाजे किस ओर खुलते थे, तो याद रखेंगे पीछे की ओर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में दो स्थल, हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो में, ये दो स्थल ऐसे हैं जहां पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है और अन्य स्थलों से ज़्यादातर कच्ची ईंट का प्रमाण मिलता है मकानों को बनाने में। कालीबंगा जो जगह है राजस्थान में है, कालीबंगा से अलंकृत यानी ईंटों को अलंकृत किया, रंगाई गया है, यहाँ से मिलता है ऐसा प्रमाण। आपको पूरी बताया था मैंने, ठीक है। अब ये ईंट का आकार हकार याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का सेशन दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम प्रमुख नगरों की विशेषता पे चर्चा करेंगे, खास करके हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, क्योंकि इनके अंदर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं। तो क्लासेस थोड़ी सी लंबी हम रखेंगे, 30 मिनट लगभग हमेशा रखेंगे, क्योंकि अब छोटी क्लास 20-15 मिनट में क्या ही पढ़ाएगा आयो, नहीं हम क्या ही पढ़ाएंगे सोचो तो। अब हाँ, अगर शॉर्ट भागना है तो मैं भाई 2-3 लेक्चर में ही पूरा इतिहास ख़त्म कर दूंगा। नहीं, थोड़ा सा ना ये जो हमारा हार्ड डिस्क है यहाँ पे घुसना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को घुसेना, ठीक है। बाकी इसके जो आप लोगों को नोट्स मिलता है वो आपको टेलीग्राम में मिलता है, ठीक है। बाकी आप सभी लोग रामनवमी को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे होंगे, आप मनाइए भी। आप सभी को फिर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ, ठीक है। तो मिलेंगे कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।